हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टडी 18 यूट्यूब चैनल। दोस्तों, स्टडी 18 के और यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम प्राचीन भारत के इतिहास में कुषाण वंश के बारे में आज हम बात करेंगे। दोस्तों, आज हम कंप्लीट कुषाण वंश के बारे में समझेंगे कि कुषाण कौन थे और कुषाण कहाँ से आए थे और कुषाण दोस्तों किस जाति के थे। तो आज हम इस वीडियो में कंप्लीट कुषाण वंश के बारे में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, मैंने आपको इसके पिछले वीडियो में जो भी दोस्तों प्राचीन भारत में जिन जिन धर्मों का उदय हुआ था उसके बारे में दोस्तों हमने वहाँ पर पिछले वीडियो में बात किया था। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो है दोस्तों कुषाण वंश। आज हम इस वीडियो में कुषाण वंश के बारे में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, आज हम कंप्लीट कुषाण वंश के बारे में पढ़ेंगे और यहाँ पर दोस्तों आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो इसमें से अगर हम दोस्तों बात करें कि कुषाणों का इतिहास जो होता है ना, तो कुषाणों का इतिहास दोस्तों क्या है। यहाँ पर मैं अगर आपसे बात करूँ कि जब यहाँ पर भारत में कुषाणों का आक्रमण होता है तो दोस्तों कुषाणों का जो शासन होता है वो कहाँ पर स्थापित होता है और कुषाण अपना साम्राज्य कहाँ तक विस्तार करते हैं, इसके बारे में दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अगर बात करें कि कुषाणों का इतिहास जानने के पहले हमको दोस्तों जानना पड़ेगा कि कुषाण वंश की स्थापना कैसे हुई थी। मतलब कि कुषाण वंश भारत में कहाँ से आया और कहाँ के थे लोग ये, और कैसे भारत में इनका आगमन हुआ और इन्होंने अपनी स्थापना कहाँ पर किया था, इसके बारे में हम यहाँ पर दोस्तों बात करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम बात करें कि कुषाण कौन थे, मतलब कुषाण कौन थे दोस्तों, कुषाण क्या है, कुषाण कौन थे, इसके बारे में अगर हम बात करें तो दोस्तों कुषाण कौन थे। कुषाण विदेशी थे। कौन जो भारतीय इतिहासकार हैं दोस्तों उनके हिसाब से जो कुषाण होते हैं वो दोस्तों वहाँ पर मध्य एशिया से आए थे और ये विदेशी थे। तो यह दोस्तों भारत में मौर्यों के बाद यहाँ पर अपनी शासन सत्ता को स्थापित करते हैं। अगर हम दोस्तों कुषाणों की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर आपको कुषाणों को पढ़ने के पहले वहाँ की पृष्ठभूमि के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा कि आखिर कुषाणों ने अपने साम्राज्य की स्थापना कैसे किया, किसके बाद किया और उनके समकालीन कौन कौन से राजा थे, इसके बारे में दोस्तों यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा। हम यहाँ पर कहानी स्टार्ट करते हैं मगध से। दोस्तों मैं आपको यहाँ पर जो कहानी है वो मगध से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ कि जो कुषाण थे और उनका कालक्रम क्या था और वे किन किन राजाओं के समकालीन थे, इसके बारे में अगर हम दोस्तों बात करें कि जब दोस्तों यहाँ पर कहानी मगध से शुरू होती है तो मगध पर 7 राजवंशों ने यहाँ पर राज किया था। कौन कौन से? हर्यक वंश थे और शिशुनाग वंश और नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश और कर्ण वंश और सातवाहन वंश। मतलब कि मगध पर जो 7 राजवंशों ने यहाँ पर शासन किया था। तो दोस्तों यहाँ पर हम अगर मौर्य वंश की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों कुछ विदेशी आक्रमण भी होते हैं। भारत में क्या होते हैं, तो भारत में कुछ विदेशी आक्रमण भी होते हैं। यहाँ पर अगर हम दोस्तों बात करें मौर्य वंश की तो मौर्य वंश के और पहले की बात करते हैं और मौर्य वंश के बाद की बात करते हैं। यहाँ पर दोस्तों हम देखते हैं कि मौर्य वंश के पहले कौन कौन से विदेशी आक्रमण हुए हैं और मौर्य वंश के बाद कौन कौन से विदेशी आक्रमण हुए हैं। तो मौर्य वंश के पहले जो भी विदेशी आक्रमण हुए हैं उसमें दोस्तों पहला जो आक्रमण होता है वो होता है ईरानियों का। उसके बाद जो दूसरा आक्रमण होता है वो होता है यूनानियों का। तो दोस्तों ये आक्रमण मौर्य वंश के पहले होती हैं। और यहाँ पर दोस्तों अगर हम मौर्य वंश के बाद की बात करें कि मौर्य वंश के बाद कौन कौन से आक्रमण होते हैं, तो दोस्तों मौर्य वंश के बाद भारत में 4 आक्रमण हुए हैं। वो दोस्तों हुआ है हिंद यमन का आक्रमण और शकों का आक्रमण, पहलवों का आक्रमण और कुषाणों का आक्रमण। तो दोस्तों इन्हीं कुषाणों के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। जो आक्रमण मौर्य वंश के बाद होते हैं दोस्तों, मौर्य वंश के बाद भारत में 4 विदेशी आक्रमण हुए हैं। दोस्तों हिंद यमन आक्रमण हुआ है, शकों का आक्रमण हुआ है, पहलवों का आक्रमण हुआ है और कुषाणों का आक्रमण हुआ है। दोस्तों इन्हीं आक्रमणों को हम ISPK के नाम से जानते हैं। कौन कौन से? तो इन्हीं आक्रमणों को हम ISPK के नाम से जानते हैं। यहाँ पर दोस्तों आई का मतलब हिंद यमन, एस का मतलब शक, पी का मतलब पहलव और के का मतलब कुषाण। तो यहाँ पर दोस्तों हमने आपको पृष्ठभूमि समझाने की यहाँ पर दोस्तों कोशिश किया है कि कुषाण कौन थे। कुषाण विदेशी थे और दोस्तों जैसे इन सब मतलब विदेशियों ने भारत पर आक्रमण किया है उसी प्रकार से कुषाण भी भारत पर आक्रमण करते हैं। इसके बाद हम दोस्तों यहाँ पर पढ़ते हैं कुषाण वंश के बारे में। हमने दोस्तों अभी यहाँ पर वहाँ की पृष्ठभूमि को समझा है कि आखिर कुषाण कहाँ से आए थे, कुषाण कौन थे। तो कुषाण दोस्तों मौर्यों के बाद आते हैं। जब यहाँ पर दोस्तों मगध पर मौर्यों की सत्ता का अंत हो जाता है, उसके बाद जब शुंग, कर्ण और सातवाहन राज यहाँ राज करते हैं तो यहाँ पर कुषाणों का आगमन मौर्य वंश के बाद होता है। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं कुषाण वंश के बारे में।
तो यहाँ पर अगर हम कुषाण वंश के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पर भारत में और कुषाण कैसे आते हैं, इसके बारे में यहाँ पर हम बात करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम बात करें, तो जो कुषाण होते हैं ना, तो कुषाण मध्य एशिया में निवास करने वाली एक यूची जाति के थे। दोस्तों कुषाणों का संबंध किस जाति से है? तो कुषाणों का संबंध यूची जाति से है। जो कुषाण होते हैं वो एक जाति होती है जो यहाँ पर मध्य एशिया में निवास करती थी, और वहाँ से कुषाण जो है, तो वहाँ से कुषाण यूची जाति से इनका संबंध होता है। इसके बारे में हम दोस्तों अभी यहाँ पर विस्तार से समझेंगे कि ये यूची जाति कौन थी, और यूची जाति दोस्तों वहाँ पर जो मध्य एशिया है वहाँ पर कैसे जाकर बस गई। तो यहाँ पर अगर हम दोस्तों बात करें, यहाँ पर एक चीनी इतिहासकार हुए हैं और उनका नाम है सु माचीन। तो सु माचीन जो चीनी इतिहासकार होते हैं, उनके हिसाब से यहाँ पर दोस्तों जो कहा गया है कि जो कुषाण होते हैं और यह पहले जाति चीन में निवास करती थी। मतलब कि जो ये यूची जाति है, ये यूची जाति मध्य एशिया में जाने के पहले, ये उसके पहले चीन में निवास करती थी। और इसका प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो इसका प्रमाण दोस्तों सु माचीन एक ग्रंथ है। सु माचीन एक यहाँ पर इतिहासकार हैं। तो सु माचीन ये चीन के इतिहासकार हैं। उनके हिसाब से ये कहा गया है कि जो ये यूची जाति होती है, यह मतलब कि मध्य एशिया में निवास करने के पहले यह और चीन में निवास करती थी। इसके बाद हम दोस्तों बात करते हैं कि यूची जाति मध्य एशिया में कैसे जाती है। और जब ये चीन के पश्चिमी क्षेत्र में निवास कर रहे थे, तो पश्चिमी क्षेत्र में निवास करने के कारण और ये मध्य एशिया में कैसे पहुंच जाते हैं, इसके बारे में यहाँ पर अब हम दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम बात करते हैं कि जो यहाँ पर कुषाणों की जाति जो यूची जाति होती है, तो यूची जाति दोस्तों पहले यहाँ पर चीन के पश्चिमी क्षेत्र में निवास करती थी, ऐसा चीनी इतिहासकारों के माध्यम से कहा गया है। तो उस टाइम पर दोस्तों चीन में कबीले हुआ करते थे, और इनका जो कबीला था उसका दोस्तों नाम था यूची कबीला। इनके कबीले का नाम था यूची कबीला, और ये चीन के पश्चिमी क्षेत्र में निवास करते थे। लेकिन दोस्तों क्या होता है कि इनका एक पड़ोसी कबीला था, तो इनका कबीला यूची कबीला होता है, और इन्हीं के पड़ोस में एक दूसरा कबीला होता है, उसका नाम दोस्तों होता है हिंगनू कबीला। तो यहाँ पर दोस्तों जो एक यूची कबीला होता है और जो हिंगनू कबीला होता है, दोनों कबीलों के बीच में युद्ध होता है। क्या होता है? दोनों कबीलों के बीच में युद्ध होता है। जो यूची कबीले के राजा होते हैं और जो हिंगनू कबीले के राजा होते हैं, यहाँ पर दोनों कबीलों के बीच में युद्ध होता है। और यहाँ पर दोस्तों हिंगनू होता है, ये बहुत शक्तिशाली और पावरफुल कबीला होता है, और उस कबीले का जो राजा होता है उसका नाम हिंगनू होता है। तो यहाँ पर दोस्तों हिंगनू और यहाँ पर यूची कबीला दोनों के बीच में युद्ध होता है। हिंगनू और यूची कबीला, इन दोनों कबीलों के बीच में युद्ध होता है। और जब यहाँ पर दोनों कबीलों के बीच में युद्ध होता है, तो दोस्तों जो यहाँ पर यूची कबीला होता है, ये यूची कबीला हार जाता है। यूची कबीला हार जाता है। जो यूची कबीले का राजा होता है वह भी युद्ध में मारा जाता है, और यहाँ पर हिंगनू कबीले की जीत होती है। और जब यह यूची कबीला युद्ध में हार जाता है, तो ये दोस्तों भाग करके यहाँ पर मध्य एशिया में पहुँच जाते हैं। कहाँ पर पहुँच जाते हैं? ये दोस्तों चीन को छोड़ करके ये मध्य एशिया में पहुँच जाते हैं। मतलब अभी तक इनका निवास कहाँ पर था? चीन था, चीन पर था। लेकिन जैसे ये युद्ध को हार जाते हैं, उसके बाद दोस्तों ये यहाँ पर जो है मध्य एशिया में पहुँच जाते हैं। कहाँ पर पहुँच जाते हैं? तो ये मध्य एशिया में पहुँच जाते हैं। जब ये मध्य एशिया में पहुँचते हैं, तो वहाँ पर जो एक संघर्ष इनका होता है शकों के साथ होता है। मतलब मध्य एशिया में पहले से कौन थे? तो मध्य एशिया में पहले से शकों का निवास रहता है। तो वहाँ पर शकों से और यूची कबीले वालों का संघर्ष होता है। वहाँ पर जब इनका संघर्ष होता है, तो यह दोस्तों यहाँ पर मध्य एशिया में भी यह अपने आप को स्थिर नहीं कर पाते हैं। और जब यह मध्य एशिया में अपने आप को स्थिर नहीं कर पाते हैं, तो दोस्तों ये भाग करके भारत में आते हैं। और इसी भारत पर दोस्तों यहाँ पर कुषाणों का भारत में आगमन होता है। मतलब कि दोस्तों जो कुषाणों का भारत में आगमन हुआ है ना, ये मध्य एशिया से भागकर भारत में आते हैं, क्योंकि इनकी जो कबीला होता है वो युद्ध में हार जाता है। और जब इनका कबीला युद्ध में हार जाता है, तो वो वहाँ पर इनका संघर्ष शकों के साथ भी होता है, और ये लास्ट में शकों को पराजित भी कर देते हैं। और लेकिन ये मध्य एशिया में अपने आप को यहाँ पर स्थायी रूप से और निवास प्राप्त नहीं कर पाते हैं, इसीलिए ये भारत में लौट आते हैं। तो अब दोस्तों हम पढ़ेंगे कि भारत में कुषाणों का आगमन, कि भारत में कुषाणों का आगमन कहाँ से होता है। तो भारत में कुषाणों का आगमन मध्य एशिया से होता है। और यहाँ पर जब दोस्तों भारत में कुषाणों का आगमन होता है, तो भारत पर दो राजवंशों ने यहाँ पर राज किया। कितने राजवंशों ने? तो भारत पर यहाँ पर दो राजवंशों ने राज किया था। एक दोस्तों होता है कड़फिसस ग्रुप, और दूसरा होता है कनिष्क ग्रुप। तो यहाँ पर हम दोस्तों अब दो ग्रुपों के बारे में पढ़ेंगे। एक जो होता है कड़फिसस ग्रुप, और दूसरा
दूसरा होता है कनिष्क ग्रुप। तो यहाँ पर दोस्तों हम बात करते हैं कि जो भी कडफिसेस ग्रुप होता है, इसी ने दोस्तों भारत पर कुषाण वंश की स्थापना किया था। तो यहाँ पर कुषाण वंश की स्थापना किसने किया था? तो दोस्तों कुषाण वंश की जो स्थापना होती है, तो कुषाण वंश की स्थापना कुजल कटफिसेस ने किया। किसने किया था? तो कुषाण वंश की स्थापना कुजल कटफिसेस ने किया था। इसी ने भारत पर इसकी स्थापना किया था। इसके बाद हम दोस्तों अब पढ़ते हैं कुजल कटफिसेस के बारे में कि मतलब कुजल कटफिसेस कौन था और इसने भारत में किस प्रकार से कुषाण वंश की स्थापना किया, इसके बारे में हम दोस्तों बात करते हैं। तो मध्य एशिया में अपना प्रभाव जमाने के बाद और भारत में कुषाण वंश की स्थापना होती है। दोस्तों ये मध्य एशिया में जो है ये मतलब चीन से भाग करके जब ये मध्य एशिया में जाते हैं तो वहाँ पर ये अपने आप को स्थायी नहीं कर पाती हैं, इसीलिए ये दोबारा लौटकर भारत में आती हैं और जब ये दोबारा लौटकर भारत में आते हैं तो भारत में कुषाण वंश की स्थापना करती हैं। और कुषाण वंश की दोस्तों जब स्थापना होती है ना, तो कुषाण वंश की स्थापना दोस्तों भारत में, आज के भारत में नहीं होती है। उस टाइम पर दोस्तों जो कुषाण वंश की स्थापना होती है तो वह दोस्तों होती है काबुल और कंधार के क्षेत्र में। जो यहाँ पर दोस्तों काबुल और कंधार का क्षेत्र होता है वहाँ पर कुषाण वंश की स्थापना होती है। कहाँ पर होती है? काबुल और कंधार के क्षेत्र में कुषाण वंश की और स्थापना होती है। तो दोस्तों इसकी जो सत्ता की स्थापना होती है वो काबुल और कंधार में होती है। अगर हम दोस्तों काबुल और कंधार की बात करें तो दोस्तों जो आज का भारत है, तो जो आज का भारत है दोस्तों, तो यहाँ पर अफगानिस्तान में काबुल पड़ता है और पाकिस्तान में कंधार पड़ता है। तो दोस्तों इसी क्षेत्र में यहाँ पर इसकी स्थापना होती है। जो कुजल कटफिसेस होता है दोस्तों वो काबुल और कंधार के क्षेत्रों में और वह अपने राज्य की स्थापना करता है। तो यहाँ पर दोस्तों हमने यहाँ पर मैप के माध्यम से समझते हैं कि एक साइड दोस्तों पश्चिमी क्षेत्र से दोस्तों यहाँ पर मध्य एशिया से यहाँ पर एक साइड से दोस्तों जो मध्य एशिया होता है ना, तो मध्य एशिया से दोस्तों एक साइड पर यहाँ पर कुषाणों का आक्रमण होता है और यहाँ पर दोस्तों मगध होता है। मतलब क्या होता है? तो यहाँ पर मगध होता है और मगध पर दोस्तों शुंग, कर्ण और सातवाहन वंशों का राज्य होता है। तो दोस्तों ये क्या होते हैं कि एक दूसरे के समकालीन होते हैं ये, मतलब कि ये और समकालीन होते हैं। और समकालीन दोस्तों होने के साथ साथ यहाँ पर मध्य एशिया से लगातार विदेशियों का आक्रमण होता है दोस्तों, यहीं से शकों का आक्रमण होता है, पहलवाओं का आक्रमण होता है और कुषाणों का आक्रमण होता है। तो दोस्तों ये जो क्षेत्र होता है ना, पूरा भारत का जो पश्चिमी क्षेत्र होता है, यहाँ पर दोस्तों एक प्रकार से विदेशी आक्रमण होते रहते हैं। और जो दोस्तों भारत का ये वाला भाग है और यहाँ पर दोस्तों मगध राज्य की स्थापना होती है। तो यहाँ पर दोस्तों हम कह सकते हैं कि शुंग वंश के समकालीन दोस्तों शक होते हैं और सातवाहन वंश के समकालीन भी शक होते हैं। क्योंकि दोस्तों जो शुंग वंश का राजा पुष्य शुंग होता है, तो शुंग वंश के राजा पुष्य शुंग ने दोस्तों शकों को भारत से भगाया था। मतलब कि जो शक होते हैं ना, वो भारत के इसी क्षेत्र पर अपना कब्जा कर लेते हैं। हमने दोस्तों सातवाहन वंश में ही पढ़ा था कि सातवाहन वंश के जो राजा थे गौतमी पुत्र सातकर्णी, दोस्तों उन्होंने भी शकों का अंत किया था। मतलब कि जो शक, पहला और कुषाण हैं, तो ये दोस्तों मगध के राजाओं के समकालीन होते हैं। एक साइड दोस्तों मगध की यहाँ पर स्थापना होती है, यहाँ पर मगध के राजा होते हैं और यहाँ पर दोस्तों लगातार पश्चिमी क्षेत्र से और भारत पर विदेशी आक्रमण होते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पर और इन्होंने अपने साम्राज्य की स्थापना किया था। इसके बाद हम दोस्तों बात करते हैं कि जब भारत में कुजल कटफिसेस दोस्तों आता है तो उसने यहाँ पर कांधार और काबुल पर अपना जो है दोस्तों यहाँ पर एक प्रकार से राज्य को स्थापित किया था। और इसका प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो इसका प्रमाण इसके सिक्कों से मिलता है। और इसके सिक्के दोस्तों तो कहाँ से मिले हैं? तो इसके सिक्के तक्षशिला से मिले हैं। मतलब कि इसके सिक्कों से यह प्रमाण मिलता है कि इसने जो है भारत के पश्चिमी क्षेत्र पर अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं कि तो इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं कि जो भी कुजल कटफिसेस होता है, तो जो भी कुजल कटफिसेस दोस्तों होता है, इसके जो सिक्के मिले हैं ना, इसके दोस्तों सिक्कों पर हम कोई एक यूनान के राजा थे, तो कौन थे? हर्मियस। कौन थे? हर्मियस। तो इसके सिक्कों पर दोस्तों यूनान के राजा हर्मियस की फ़ोटो मिली है। मतलब इस सिक्के के दूसरी ओर जो उस समय के शासक थे यूनान के, उनका नाम था हर्मियस, तो उनकी जो फ़ोटो मिली है वो इसके सिक्कों पर मिली है। तो इससे दोस्तों इतिहासकारों ने यह अनुमान लगाया है कि हो सकता है कि इसने और उस टाइम पर जो भी शासक था यूनान का, उसकी इसने अधीनता को स्वीकार कर लिया था। मतलब कि जो कुजल कटफिसेस होता है उसने दोस्तों उस टाइम पर जो मतलब यूनान था, उसके जो राजा थे उसकी अधीनता को स्वीकार कर लिया था। इसीलिए इसके सिक्कों पर वहाँ के राजा की फ़ोटो मिली है और इसने दोस्तों अपने आप को
एक प्रकार से महाराजाधिराज की उपाधि को धारण किया था। तो कुशल कटफिसेस ने दोस्तों अपने सिक्कों के माध्यम से अपने सिक्कों पर इसने जो उपाधि को धारण किया है, तो उसने दोस्तों अपने सिक्कों पर महाराजाधिराज की उपाधि को धारण किया है। तो अगर हम दोस्तों इसके धर्म की बात करें कि इसने कौन सा धर्म अपनाया है ना, इसने कौन सा धर्म अपनाया है, इसके बारे में दोस्तों अगर हम बात करें तो ये तो इसने बौद्ध धर्म और शैव धर्म, जो कुशल कटफिसेस होता है तो ये दोस्तों बौद्ध धर्म और शैव धर्म दोनों धर्मों का उपासक होता है, क्योंकि इसके सिक्के मिले हैं। तो इसके सिक्कों पर दोस्तों बुद्ध की भी मूर्ति मिली है और भगवान शिव की भी मूर्ति मिली है। मतलब कि इतिहासकारों ने उस टाइम पर जो इसके सिक्के मिले हैं उससे यह अनुमान लगाया है कि ये बौद्ध धर्म और शैव धर्म दोनों धर्मों का ये उपासक होता है। इसके बाद हम दोस्तों बात करते हैं, इसका जो पुत्र होता है उसका नाम दोस्तों होता है बिम कटफिसेस। तो इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं बिम कटफिसेस के बारे में। तो अगर हम यहाँ पर दोस्तों बिम कटफिसेस के बारे में अगर हम दोस्तों यहाँ पर बात करें तो यह जो दोस्तों क्या होता है, यह कुशल कटफिसेस का पुत्र होता है। क्या होता है, तो यह कुशल कटफिसेस का पुत्र होता है और इसने अपने पिता की मृत्यु के बाद कुषाण वंश का राजा बनता है। मतलब कि जो इसके पिता ने साम्राज्य का विस्तार किया था, तो अपने पिता की मृत्यु के बाद यह दोस्तों गद्दी पर बैठता है और इसने दोस्तों अपने साम्राज्य का बहुत विस्तार किया था। जो इसके पिता कुशल कटफिसेस ने साम्राज्य का विस्तार किया था, उससे 2 गुना इसने अपने साम्राज्य का विस्तार कर दिया था। तो इसने दोस्तों अपने साम्राज्य को सिंधु और नदी को पार करके और भारत तक पहुंचा दिया था। तो यहाँ पर दोस्तों अब हमने भी देखा था कि जो इसका पिता था कुशल कटफिसेस, उसने दोस्तों गांधार और जो काबुल का क्षेत्र था वहाँ पर अपने साम्राज्य को स्थापित किया था। लेकिन जब इसका पुत्र आता है बिम कटफिसेस, तो इसने दोस्तों गांधार, काबुल, तो भारत की जो सिंधु नदी थी उसके दोस्तों एक प्रकार से पार करके भी वहाँ पर पंजाब के क्षेत्र में इसने अपने साम्राज्य को स्थापित कर दिया था। तो यहाँ पर दोस्तों हम यहाँ पर बात करते हैं कि यहाँ पर दोस्तों इसका जो क्षेत्र होता है वो यहाँ पर दोस्तों पंजाब की साइड जो मतलब पंजाब का जो दोस्तों रीजन होता है, पाकिस्तान में जो पंजाब पड़ता है, वो वहाँ पर भी इसके साम्राज्य का विस्तार हुआ था। इसके बाद हम दोस्तों बात करते हैं, तो इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं कि इसने अपने साम्राज्य को सिंधु नदी को पार करके सिंधु नदी को पार करके तक्षशिला और पंजाब तक इसने पहुंचा दिया था। तो हमने दोस्तों इसके पिता के बारे में बात की, पुत्र बिम कटफिसेस के बारे में मैं बात किया। इसके बाद हम दोस्तों बात करते हैंगे, तो इसके बाद हम दोस्तों बात करते हैं कि जो दोस्तों बिम कटफिसेस होता है उसने दोस्तों अपने साम्राज्य का बहुत विस्तार किया था। मतलब कि इसने दोस्तों अपने पिता के द्वारा दिए गए साम्राज्य का विस्तार किया और अपने जो इसका जो साम्राज्य था उसको पंजाब तक पहुंचा दिया था। मतलब कि दोस्तों इसके पिता ने जो साम्राज्य को गांधार और काबुल तक पहुंचाया था, तो इसने अपने साम्राज्य को पंजाब तक पहुंचा दिया था। और इसके दोस्तों अगर हम साम्राज्य की बात करें तो इसका साम्राज्य पेशावर, तुर्किस्तान और बुखारा, रूस तक दोस्तों इसका साम्राज्य फैला हुआ था। और इसके जो सिक्के मिले हैं दोस्तों वो सोने और तांबे के मिले हैं। इसने दोस्तों बहुत मात्रा में सोने और तांबे के सिक्कों को चलाया था। इसके सिक्के दोस्तों बेगराम से मिले हैं, पेशावर और पाकिस्तान से मिले हैं, तक्षशिला से मिले हैं और मथुरा से मिले हैं और गोरखपुर से मिले हैं। मतलब कि दोस्तों इसके सिक्के हमको मध्य प्रदेश मतलब उत्तर प्रदेश से भी मिले हैं। और इसके बारे में दोस्तों कहा जाता है कि इसने अपने आप को महाराज की उपाधि दिया था और राजाधिराज की उपाधि दिया था और महेश्वर की उपाधि दिया था और यहाँ पर सर्वलोकेश्वर की उपाधि दिया था। तो दोस्तों ये कुछ उपाधियाँ हैं जिसको बिम कटफिसेस ने धारण किया था। दोस्तों ये अपने आप को महाराज कहता था और राजाधिराज कहता था, महेश्वर कहता था और सर्वलोकेश्वर कहता था। और इसने दोस्तों अंत में शैव धर्म को अपनाया था। इसके सिक्के पर दोस्तों क्या होता है कि इसके सिक्के पर दोस्तों भगवान शिव की फ़ोटो मिलती है। इससे इतिहासकारों ने अनुमान लगाया था कि इसने शैव धर्म को अपनाया था। तो यहाँ पर दोस्तों हमने कुषाण वंश की जो पहली शाखा थी, मतलब कुषाण वंश का जो दोस्तों पहला वंश था, उसमें जो दोस्तों 2 राजा थे, एक था बिम कटफिसेस और दूसरा था कुशल कटफिसेस। तो हमने दोस्तों दोनों के बारे में यहाँ पर विस्तार से चर्चा किया है। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं कुषाण वंश की जो दूसरी शाखा होती है और उसका जो दोस्तों राजा होता है उसका नाम कनिष्क होता है। कनिष्क के बारे में बातचीत करते हैं। तो दोस्तों जो कुषाण वंश का जो राजा होता है
उसका नाम होता है कनिष्क। दोस्तों कनिष्क भारत का बहुत महान शासक होता है। भारतीय इतिहास में इसको महान बताया गया है। दोस्तों इसने जो है वास्तुकला को एक प्रकार से बहुत बढ़ावा दिया था। और जो कनिष्क होता है उसको दोस्तों भारतीय इतिहास में एक महानतम शासक का दर्जा दिया जाता है। इसके बारे में दोस्तों कहा जाता है कि जब दोस्तों यहाँ पर कटफिशेस ग्रुप यहाँ अंत होता है, जब दोस्तों यहाँ पर बिम कटफिशेस का अंत होता है, उसके बाद भी दोस्तों बहुत सारे यहाँ पर राजा आते हैं, लेकिन जब उसके बाद जो योग्य शासक होता है उसका नाम कनिष्क होता है। और कनिष्क दोस्तों कुषाण वंश का बहुत ही योग्य शासक होता है। और यह 78 ईस्वी में जो है किसमें, यह 78 ईस्वी में राजा बनता, कब बनता है, तो यह 78 ईस्वी में राजा बनता है। और इसने राजा बनते ही शक संवत की इसने स्थापना किया था। किसकी स्थापना किया था, तो इसने शक संवत की स्थापना किया था। इसके बाद दोस्तों हम आगे बात करते हैं इसने दोस्तों कौन कौन से कार्य किए थे और इसके टाइम पर कौन कौन सी घटनाएं हुई थी, उसके बारे में दोस्तों हम यहाँ पर जानने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अब हम बात करते हैं कुषाण वंश के महानतम शासक कनिष्क के बारे में कि इसके टाइम पर कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी और इसके टाइम पर दोस्तों कौन कौन से कार्य हुए थे, और बातचीत करते हैं। तो कुषाण दोस्तों 78 ईस्वी में और राजा बनता है, और राजा बनते ही इसने शक संवत को चलाया था। और इसी के टाइम पर दोस्तों बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का एक प्रकार से अनावरण होता है। मतलब कि बौद्ध धर्म में दोस्तों जो मूर्ति का विकास होता है वो कुषाण के टाइम पर होता है। और इसी के टाइम पर दोस्तों सबसे पहले बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई जाती है। और दोस्तों कुषाण के टाइम को वास्तुकला का विकास होता है। मतलब कुषाण के टाइम पर क्या होता है, कुषाण के टाइम पर वास्तुकला का विकास होता है। इसके बाद हम दोस्तों बात करते हैं कि जो भी दोस्तों कनिष्क होता है इसके टाइम पर बौद्ध धर्म की चौथी संगति होती है जो 98 ईस्वी में होती है। और ये कुंडल बन के कश्मीर में होती है। कहाँ पर होती है, ये कुंडल बन के कश्मीर में होती है। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं, इसके अध्यक्ष दोस्तों अश्वघोष होते हैं। कौन होते हैं, इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो अश्वघोष होते हैं। और जो दोस्तों अश्वघोष होते हैं वो अश्वघोष दोस्तों राजकवि होते हैं। किसके होते हैं, तो कनिष्क के राजकवि का नाम क्या था, तो कनिष्क के राजकवि अश्वघोष होते हैं। और इसी अश्वघोष के टाइम पर दोस्तों क्या होता है, इसी अश्वघोष के टाइम पर बौद्ध धर्म की चौथी संगति होती है। और इसके जो दोस्तों राजकवि अश्वघोष होते हैं, तो अश्वघोष ने क्या लिखा है, तो अश्वघोष ने दोस्तों, अश्वघोष कौन थे, तो अश्वघोष यहाँ पर कनिष्क के राजकवि होते हैं। और इसी ने दोस्तों एक किताब लिखी है और जिसका नाम है बुद्ध चरित्र। इसको दोस्तों बौद्ध धर्म की रामायण बोलते हैं। मतलब कि जो बुद्ध चरित्र है, जो भगवान बुद्ध के बारे में वहाँ पर बताया गया है, इसको दोस्तों बौद्ध धर्म की रामायण कहा जाता है। और इसी के टाइम पर दोस्तों दूसरे जो कवि रहते थे उनका नाम था वसुमित्र। दोस्तों यहाँ पर एक थे अश्वघोष जो राजकवि थे, और दूसरे थे वसुमित्र। दोस्तों यहाँ पर जो वसुमित्र रहते थे, तो वसुमित्र ने दोस्तों लिखा है महाविवाह सूत्र। तो मतलब वसुमित्र ने किसको लिखा है, तो वसुमित्र ने यहाँ पर दोस्तों महाविवाह सूत्र की रचना किया है। तो ये दोस्तों एक अश्वघोष और वसुमित्र दो दोस्तों उस टाइम के बहुत ही महानतम विद्वान होते हैं। एक अश्वघोष ने लिखा है बुद्ध चरित्र को, और वसुमित्र ने लिखा है महाविवाह सूत्र को। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं कि दोस्तों इसके टाइम पर और कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, इसके बारे में हम दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं कि बहुत ही महानतम, श्रेष्ठतम और अपने अपने कला में निपुण होते हैं। इसके टाइम के जो भी दरबारी विद्वान थे उसमें से दोस्तों वसुमित्र होता है, पार्श्व होता है, नागार्जुन रहते थे, महाचेत रहते थे और संघरक्ष रहते थे। तो दोस्तों जो वसुमित्र थे, पास थे, नागार्जुन थे, महाचेत थे और संघरक्ष थे। मतलब कि जो कनिष्क के दरबार में दोस्तों बहुत ही और विद्वान शासक मतलब विद्वान यहाँ पर रहते थे। यहाँ पर दोस्तों जो वसुमित्र होते हैं, तो वसुमित्र ने क्या लिखा है, तो वसुमित्र ने महाविवाह सूत्र को लिखा है। जो यहाँ पर दोस्तों नागार्जुन होते हैं, तो नागार्जुन को दोस्तों भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। और इसके और टाइम पर दोस्तों राजवैद मतलब होते हैं, तो उनका नाम चरक होता है। तो जो दोस्तों चरक होते हैं वो कनिष्क के टाइम के होते हैं। मतलब कि जो भी चरक थे वो कनिष्क के राज दरबार में रहते थे, और ये उसी के क्या होते हैं, ये उसी के राजवैद होते हैं। और चरक नहीं लिखा है किसको, और चरक नहीं लिखा है चरक संहिता को, कि जिसमें दोस्तों चीड़ फाड़ और औषधि के बारे में बताया गया है। तो राजवैद कौन थे, राजवैद चरक होते हैं जो इसके दरबार में रहते थे। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि भारत का आइंस्टीन किसे बोलते हैं। तो भारत का यहाँ पर दोस्तों भारत का जो आइंस्टीन है वो नागार्जुन को कहा जाता है। तो
इसके बाद हम दोस्तों बात करते हैं कि मतलब कनिष्क के टाइम पर कौन-कौन सी घटनाएँ होती हैं, इसके बारे में दोस्तों हम बात करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों गांधार शैली और मथुरा शैली का विकास होता है। मतलब कि गांधार शैली और मथुरा शैली का विकास किसके टाइम पर होता है? तो गांधार शैली और मथुरा शैली का जो विकास होता है, वो दोस्तों कनिष्क के टाइम पर होता है और इसी के टाइम पर गौतम बुद्ध की खड़ी मूर्ति बनाई जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो भी कनिष्क का टाइम है, वह एक प्रकार से दोस्तों वास्तुकला का टाइम है ना? दोस्तों वास्तुकला का टाइम है, विद्वानों का टाइम है और यहाँ पर दोस्तों जो भी मतलब एक प्रकार से मूर्तिकला का विकास होता है, गांधार शैली का विकास होता है, मंदिरों का विकास होता है। इसीलिए दोस्तों यहाँ पर कनिष्क को भारत का महानतम और राजा कहा जाता है। इसके बाद हम दोस्तों बात करते हैं महत्वपूर्ण जानकारी की कि कुषाणों के टाइम पर कौन-कौन सी घटनाएँ होती हैं, कौन-कौन से कार्य होते हैं, इसके बारे में हम दोस्तों बात करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों तो कुषाण शासकों ने सर्वाधिक सोने के सिक्के ही चलवाए थे। मतलब कि दोस्तों सोने के सिक्के सबसे ज़्यादा मात्रा में किसने चलवाए थे? तो सोने के सिक्के सबसे ज़्यादा मात्रा में कुषाण शासकों ने चलवाए थे और यहाँ पर दोस्तों कुषाण राजा अपने आप को देवपुत्र कहते थे। मतलब कि जो कुषाण राजा थे, वह अपने आप को देवपुत्र कहा करते थे और कुषाणों की जो दोस्तों राजधानी थी वो पुरुषपुरा पेशावर होती थी। तो क्या होती थी? जो राजधानी होती थी वो पुरुषपुरा पेशावर होती थी। तो यहाँ पर दोस्तों हमने कंप्लीट कुषाण वंश के बारे में दोस्तों बात किया है। दोस्तों हम इसके अगले वीडियो में गुप्त काल के बारे में दोस्तों बात करेंगे। तो आप हमारे चैनल स्टडी 18 को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में और जब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।